जाओ ये इंतजार कर भैया काफी हुआ है। बाहर में आप लोग बाहर में जो भी करना है साइड हो जाओ आप लोग यार क्यों शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो। सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना है। माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का अरे वो तो तमाम नेता भी अब चुनाव में के लिए वोटिंग के लिए उतर रहे हैं। इतने दिनों तक चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अब आज के दिन वोटिंग के दिन पहुंच रहे हैं। आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, चुनाव में वोट डालने पहुंचे हैं, तारापुर में मतदान करने पहुंचे सम्राट चौधरी। एक बेहद ही कड़ा मुकाबला उनके सामने है। यहाँ पर जो जातियों का चक्रव्यूह है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं है। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, लेकिन ये चुनाव में पसीने छूट रहे हैं यहाँ के तमाम उम्मीदवारों के। और सम्राट चौधरी इस वक्त मतदान करने पहुंचे तो तस्वीर मतदान केंद्र से भी आ रही है। आपने राबड़ी देवी को देखा, अपने दोनों बेटों जो आपस में टकरा रहे हैं चुनाव के मैदान में खुल करके, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप, दोनों तो दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों को शुभकामनाएं दी। सम्राट चौधरी की तस्वीर आ रही है तारापुर से। आप मतदान कैसे थोड़ा यहाँ से कम कुछ दूरी बनाए, कुछ दूरी बनाए, कुछ दूरी बनाए, और बढ़िया, और थोड़ा सा दूरी बनाए। देखिए, आज मतदान करने के लिए जहाँ मतदान हो रहा है सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी लोग मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके बिहार के निर्माण में सहयोग करने का काम करें। सम्राट जी, क्या यहाँ से बिहार का भविष्य चुना जा रहा है? लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के लिए जनता का आशीर्वाद नई सरकार को मिलते रहना चाहिए। तो अरुण शाह इनके सामने हैं आरजेडी के। तारापुर में सीधा मुकाबला है सम्राट चौधरी का अरुण शाह से। आरजेडी के 2021 के उपचुनाव में इस सीट पर कड़ी टक्कर दी थी। इससे पहले भी अरुण शाह ने, जिसमें बहुत कम अंतर से ही वो हारे थे, यानी कम अंतर से जीते थे सम्राट चौधरी। और राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया है। पूरे परिवार आज यहाँ पर वोट करने पहुंचा। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, सबके सब इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया है। दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं राघोपुर से। ये हम लोगों से चाहते हैं। का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं।
वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये कोर इश्यूज रहा है तेजस्वी यादव का और यही बात आज दोहराते नजर आए। लेकिन दिलचस्प है कि तेजस्वी ने तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया महुआ में, तो तेज प्रताप भी पहुंच के राघोपुर पहले ही कह दिया था कि अगर तेजस्वी आएंगे महुआ मेरे खिलाफ प्रचार करने तो मैं भी जाऊंगा फिर राघोपुर, और यही हुआ। दोनों ने एक दूसरे की विधानसभा में जाकर के एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। मगर आज दोनों की मां राबड़ी देवी जब सामने आई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और साफ हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि भले घर में नहीं है मेरा बड़ा बेटा तेज प्रताप, लेकिन मेरे दिल में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गया है। इस लालू परिवार में दोनों बेटे आपस में चुनाव मैदान में हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं। और समझा जा सकता है कि एक मां के लिए दोनों बेटों को आज भविष्य चुन रहा है क्या सम्राट जी? देखिए, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये छठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदा पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते, ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार, यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार, देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार, बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। वो कह रहे हैं सरकार चोरी कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे। कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। ये सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी फिर से एक बार तमाम आरोप लगाते हुए लालू परिवार पर, चाहे जंगल राज की बात, विकास पिछड़ेपन की बात, बिहार को पिछड़ेपन में ले जाने की बात, अपराध की बात, इन तमाम बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया लालू यादव और तेजस्वी यादव को, लालू यादव, राबड़ी देवी को, लालू यादव के परिवार को। तो दिलचस्प है अपने आप में ये मुकाबला। देखिए, ये बिहार का चुनाव कई मायनों में एक अहम मोड़ पर है और मुझे ये लगता रहा, मैं लगातार आपको ये बताता रहा हूं कि कहीं न कहीं बिहार में जो राजनीतिक तौर पर कई मोड़ आए हैं उसमें से एक मोड़ ये भी आने वाले दिनों में साबित हो सकता है, ये चुनाव, क्योंकि 2015 सालों तक लालू राबड़ी राज रहा, उस दौर को बिहार ने देखा। उसके खिलाफ खड़े हुए नीतीश कुमार और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू, तो उस वक्त नीतीश कुमार सत्ता में आए तो 20 सालों से सत्ता। बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। जनता के पास ही अधिकार है कि राज्य में मुख्यमंत्री किनको बनाना है और देश में प्रधानमंत्री किनको बनाना है। तो जनता से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने घर से निकले, अपना मत का उपयोग करें और सोच समझ के वोट दें कि आपकी ज़िंदगी में कितना विकास हुआ है, क्या कमी रह गया है, क्या वो आगे कर सकते हैं, कौन आगे कर सकते हैं, वो सब चीज़ को सोचते हुए मत करना चाहिए। दूसरे चरण का भी मतदान होने वाला है, दूसरे चरण में आपके लिए क्या चुनौतियां होंगी, क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मुद्दा वही है कि जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए वो हमें करना है। जो खास करके हमारे बिहार के बड़े तबके, बड़े लोग जो दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करना पड़ रहा है, अपने राज्य में कैसे उसको नौकरी मिले, कैसे वो अपने राज्य में अपने परिवार के साथ रह सके, यही हमारा मुद्दा है। और सामाजिक न्याय कैसे स्ट्रांग रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग कैसे बराबरी में सर उठा के जी सके, यही हमारा मुद्दा है। और हम लोग युवा हैं और युवा के नेतृत्व में बिहार तो आगे बढ़े, यही जनता के बीच में हम लोग अपील कर रहे हैं। कैसा न्याय का मुद्दा क्या प्रभावित हुआ? राहुल जी ने वोट चोरी का विषय भी उठाया है। देखिए, देश में जब लोकतंत्र खतरे में हो जाए तो जनता को इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और पावर में रहने वाले लोग निश्चित तौर पे अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। जो बिहार में हुआ वोट चोरी, वो कहीं ना कहीं
देश के जनता के लिए सही नहीं है और इसके लिए जनता भी रोड पे खड़े हैं और उनको जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन जिसमें आप भी शामिल हैं, रोजगार का मुद्दा, हर परिवार को एक रोजगार, एक नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, कितना व्यवहारिक इसको मानते हैं, कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने अपने संकल्प लिया है कि हम हर घर में नौकरी देंगे और वो देंगे, और जब सपना देखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो ज़रूर वो सपना और टारगेट पूरा होता है। हमारे पास विजन है, लंबा 35 साल का कैरियर है, जनता के बीच में सेवा करना है, 35 साल काम करना है। जो भी हम कहेंगे वो ईमानदारी से कहेंगे, ताकि आने वाले समय में भी हमें फेस करना है जनता का। अब नीतीश कुमार जी के पास यही चुनाव भर है, इसके बाद वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उनके लिए ये है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। धन्यवाद। दिलचस्प है अपने आप में। आप सुन रहे थे मुकेश सहनी को, कह रहे थे जनता को अधिकार है पीएम और सीएम बनाने का, लेकिन उन्होंने जिद ठान दी थी कि अगर डिप्टी सीएम कोई बनेगा तो वो तो मैं ही बनूंगा अगर महागठबंधन की सरकार बिहार के विकास को गति। सर, तेजस्वी जी ने आज कहा कि हम सरकार बनाएंगे, शपथ लूंगा मैं 18 को। अब देखिए, सपना देखने वाले को कोई दिक्कत नहीं, देखने सर वैकेंसी है यहाँ, कह रहे हैं। एकदम कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार। धन्यवाद सर। जी हाँ, तो मुकाबला बेहद तीखा है, टक्कर का है। बिहार में पिछले चुनाव में भी ऐसा ही दिखा था। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जब वोटिंग हो रही है ग्राउंड पर, तमाम नेताओं ने अपने अपने दावे रख दिए हैं, तो आज वो मुद्दे कौन से हैं बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने, वोटर के सामने, जिसको जहन में रख करके लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ अब तमाम मेहमानों को देख सकते हैं। नवीन उपाध्याय जी, मुकेश रंजन जी, विनोद शुक्ला जी, संजय झा जी बने हुए हैं मेरे साथ में, और साथ ही जुड़ गए हैं संतोष भारतीय जी, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे सहयोगी इस वक्त दीपक चौरसिया जी। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए, संतोष जी, मैं आपसे आपको जोड़ता हूं, सबसे पहले लाता हूं क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं। आपको क्या लग रहा है? बहुत बातें कही गई है पिछले दिनों में, लेकिन आज कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि लोगों की जहन में है जब वो बटन दबाने जा रहे हैं बिहार में? जितने लोगों की क्लिप्स हम देख रहे हैं आपके यहाँ दूसरे चैनल पे, वहाँ कहीं मुद्दा तो नज़र नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ का गांव का विकास नहीं हुआ है, कोई कह रहा है हमारे गांव का नेता होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ मुद्दा तो सामने आ नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अवचेतन मन में अगर कोई मुद्दा होगा तो मुद्दा बेरोजगारी ज़रूर होगा और पलायन होगा। और अवचेतन में जाति भी होगी या ये मुद्दे होंगे? जाति भी होगी। जाति बिहार की एक क्या देश की सच्चाई है, जाति से अलग तो जा नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है ये जो 18 साल से 24 साल तक का नौजवान है, वो शायद जाति में 30-70 बटेगा। 70% लोग अपने परेशानियों को लेकर के तय करेंगे किसको वोट देना है, और शायद यही तबका जो 18 से 26 साल तक का तबका है, ये तबका ही इस बार बिहार को निर्णायक दिशा में ले जाएगा। तो इस तबके के लिए तो बड़े वादे हैं। नीतीश जी ने कहा 1 करोड़ ऐसे युवाओं को रोजगार देंगे, तो तेजस्वी ने कह दिया है कि हर घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे, मतलब लगभग 2.5-3 करोड़ सरकारी नौकरी, वो भी 20 महीने में। इसमें ये काम करेगा? इसमें विपक्ष क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सरकार क्या कहती है या सत्ता पक्ष क्या कहता है। सत्ता पक्ष, मेरे सामने हमेशा ये सवाल रहता है कि सत्ता पक्ष जब चुनाव आने वाला होता है तब उसके 2-3 महीने पहले से ही क्यों सारी घोषणाएं शुरू करता है, सारे उद्घाटन शुरू करता है। और मैं आज सवेरे एक आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे बहुत मज़ेदार आंकड़ा मिला कि पिछले कई चुनाव में जो आखिरी 6 महीने में घोषणाएं होती हैं, शिलान्यास होते हैं, उसमें कितने सफल हुए। 5% का भी आंकड़ा नहीं है कि जो घोषणाएं हुई हों वो पूरे हुए हों। और इतना ही नहीं, जो घोषणाएं की लोगों ने पिछले चुनाव में दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो सारी घोषणाएं जो चल रही थी वो भी बंद हो गई कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो मेरा ही सिर्फ ये कहना है कि सरकार क्या करती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष के पास तो सरकार है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ ज़ुबान है, वो कुछ भी वादा कर दें। अब वो आएंगे तब बताएंगे कि खजाना खाली है, हम कर पाए नहीं कर पाए, ये कारण है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर इस चुनाव में नौजवानों का कोई मुद्दा है जो मुझे लगता है कि है, वो बेरोजगारी है।
दीपक चौरसिया, न्यूज़ डायरेक्टर लाइव टाइम्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आप तो लगातार ग्राउंड पर भी जाते रहे हैं, बिहार में इंटरैक्ट किया है आपने युवाओं से भी, लोगों से भी। क्या आपको लग रहा है, आपने क्या रीड किया कि कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है आज लोग जब वोट डालने जा रहे हैं उनके जहन में हो सकता है? आपकी आवाज अनम्यूट करना होगा शायद। नहीं, अभी भी नहीं आई आवाज। ओके, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, आवाज दुरुस्त हो जाए। आप लोगों के पास यही सवाल लेकर के मैं आता हूं और लगातार हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो फोकस रहा इस कैंपेन में वो जॉब को लेकर के रहा। ऐसा लगता है कि गेम चेंजर, जैसा संतोष जी ने भी कहा कि युवा वो शायद उनके अवचेतन में जाति न हो, वो मुद्दों पर वोट करें और उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। क्या लगता है, मैं यहां पर शुरू करता हूं एक एक करके, नवीन जी फिर आपसे शुरू करता हूं मैं, क्या ये मुद्दा इफेक्टिव है इस बार? डेफिनेटली देखिए, ये कास्ट जाति एक रियलिटी है बिहार की, लेकिन देखिए समाज जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहा है और देखिए जिस तरह से इंटरनेट का इन्वेजन हुआ है, सोशल मीडिया का इन्वेजन हुआ है, लोग एम्बिशियस हुए हैं, लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, दूसरे राज्यों को देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो एस्पिरेशनल लोग होते जा रहे हैं। और जब एस्पिरेशनल समाज होता है और चाहे उसका कोई तबका होता है तो नेचुरली जो ये सब बंधन होते हैं कास्ट या रिलीजन के, वो कमजोर होते हैं। तो अगर उनके सामने, युवाओं के सामने रोजगार आपको लगता है कि मुद्दा है, हाँ। तो वो कसूरवार किसको मानेंगे? कि 20 साल की पिछली सत्ता को जिसने उनको रोजगार अब तक नहीं दिए, अवसर नहीं मुहैया कराए, या फिर वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम आए तो रोजगार दिए? देखिए, ये जनरली जो रहता है ना, ये रहता है एंटी इनकम्बेंसी के रूप में इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जनरली यही होता है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं उनसे वो लोगों को, जो यंग जनरेशन है, वो सोचा कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है। दूसरा एक चीज़ जो हुआ है कि तेजस्वी इसके सेंटर में आ गए हैं। तेजस्वी ने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया है, समहाउ ये नैरेटिव फॉर्म कर दिया है, गलत या सही हो, बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं जो कि शायद कभी पूरा नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक परसेप्शन उन्होंने जरूर बना लिया है कि वो एम्प्लॉयमेंट के देने में, वो जो उनके प्रॉमिस है, वो उन्होंने इसको नैरेटिव बनाया है। बिहार के इलेक्शन का कैंपेन का एक मुद्दा बना दिया है। जॉब को मुद्दा बनाना शायद आप क्रेडिट कहेंगे कि तेजस्वी को जाता है, हालांकि पीके ने भी इस मुद्दे को बड़े जोर से उठाया लगातार, लेकिन बहुत सारे प्रॉमिस है उनके, उस पर हमको सीरियस डाउट है कि वो कैसे पूरा कर पाएंगे। मतलब सरकारी नौकरी हर घर में। विनोद शुक्ला जी, आपको लगता है कि ये मुद्दा वाकई युवाओं को एक अलग वोटर के तौर पर ले जाएगा और वो अपनी इस मुद्दे के आधार पर ही वोट करेगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये निश्चित तौर पर युवाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं जिसको समझना चाहिए। पहली बात ये कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं या नौकरी की बात कर रहे हैं। मोटा मोटी अगर जो 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ नौकरियों की बात, सरकारी नौकरियों की बात जो महागठबंधन कर रही है जी, वो प्राइमा फेसी उसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा रोजगार की बात है। अगर आप रोजगार जनरेशन की, मतलब जिसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, उस पर अगर आप इस तरह की बात करते तो शायद लोगों को स्वीकार्य होता, इसलिए कि सरकारी नौकरी ही केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो लोग अब उस पर बहुत सारा माखौल उड़ता है कि पकौड़ा तलना और क्या एम्प्लॉयमेंट है या रील बनाना एम्प्लॉयमेंट है, ये हंसी का पात्र भी हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील्स बना करके या यूट्यूब पर जा करके करोड़ों कमा रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और रोजगार की डेफिनेशन को डिसाइड करना होगा। लेकिन एक छोटी सी बात है जिसको फिर आपका अगले प्रश्न, जो ये मसला है, ये मसला इसलिए भी प्रभावित करता है कि यही एम्प्लॉयमेंट या रोजगार जो है वो बिहार का पलायन रोक सकता है, बिहार का डेवलपमेंट रोक सकता है। इसलिए कि आप अपने प्रदेश में रहिएगा, पैसा खर्च कीजिएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को और तरह से एम्पावर करेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन क्या ये इतने सीरियसनेस के साथ सीप इन किया है, लोगों तक पहुंचा है, महागठबंधन इसको पहुंचा पाई है या बाकी, ये महत्वपूर्ण है। दीपक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर से एक बार। दीपक जी, मेरा सवाल उस वक्त आप सुन ही चुके थे, आपने क्या महसूस किया बिहार की धरती पर जाकर के? क्या ये कितना बड़ा मुद्दा है इस बार रोजगार का? क्या युवा इसी पर वोट डालेंगे? देखिए, रोजगार एक मुद्दा है। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि युवाओं का एक बड़ा सेक्शन जो है इस मुद्दे पर तेजस्वी की तरफ देखता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्कीम ने या जिस योजना ने
वो भी रोजगार से ही जुड़ी हुई है। जिसने पूरे बिहार को अंदर तक छुआ है वो है नीतीश कुमार ने, जो 10,000 रुपए की अनुदान ग्रांट सब लोगों को दिया है। और 10,000 रुपए लेके मैं कई ऐसी महिलाओं को देखा, किसी ने बकरी खरीदी है, कोई कुटीर उद्योग चला रहा है, कोई मोमबत्ती बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई ने गाय की जो है वो बच्चियां खरीदी है, और इस तरीके से वो अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा टच किया है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि परंपरागत तौर पर महिलाएं जो है वो एनडीए की वोटर रही हैं, और आपको पता है वो नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। तो अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, या अभी जो मैंने जाकर वहां पर महसूस किया, वो यही महसूस किया कि कोई सबसे बड़ा मुद्दा जिसने लोगों को अंदर तक टच किया है तो वो है 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए हैं। जी हाँ, बेरोजगारी निसंदेह एक विषय है, पलायन निसंदेह एक विषय है, लेकिन ये वाला जो कार्ड है ये मेरे ख्याल से इस पूरे चुनाव का ट्रम्प कार्ड है, और यही डिसाइड करेगा कि चुनाव के अंदर एनडीए किस तरीके का प्रदर्शन करता है। और मुझे लगता है कि इस एक कार्ड के सहारे एनडीए ने अपनी जितनी भी गलतियां करी होंगी, अगर गलतियां तो होती है जब सरकार 5 साल तक, और ये सरकार तो 20 साल चली है, तो इस पूरे मुद्दे ने एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से भुलाकर प्रो इनकम्बेंसी में इस पूरे के पूरे चुनाव को डाल दिया है। और मेरे ख्याल से 10,000 की ये जो स्कीम है ये टर्निंग पॉइंट है। गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। एक तस्वीर आपके साथ टीवी स्क्रीन पर आ रही है, नित्यानंद राय लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी तस्वीर इसको कही जा सकती है। वो लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन लंबी है और वो कहीं पीछे बीच में नजर आ रहे हैं और लोगों से आसपास बात भी करते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय की तस्वीर काफी मुखर रहे हैं इस चुनाव में, जितनी भी पार्टियों के साथ में सीटों को लेकर के समझौते से लेकर के और इलेक्शन मैनेजमेंट में काफी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे थे। खासतौर से जब चिराग पासवान रूठे दूर नजर आ रहे थे बीजेपी से, तो ये काफी यहां पर डील मेकर के तौर पर उभरते नजर आ रहे थे। इस वक्त वोटर कार्ड हाथ में है, लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लौटते हैं स्टूडियो में। मुकेश जी, आपको क्या लगता है ये दो बड़े मुद्दे उभर के, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस 10,000 रुपए, गेम चेंजर आपको कौन लग रहा है इस चुनाव में? आज जब वोटिंग हो रही है, लोगों के जहन में कौन मुद्दा ठहरेगा आखिर तक? देखिए, एम्प्लॉयमेंट और ये 10,000 वाले दोनों मुद्दे बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं वहाँ पे। और मैं अपनी पहले जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक बात कहा था कि बिहार में सरकारी नौकरी जो है ना एक इमोशन है। सरकारी नौकरी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम जैसे दिल्ली में रहने वाले और नोएडा और जो हमारे जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ रहने वाले उस सरकारी नौकरी के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, वो सरकारी नौकरी का प्रॉमिस करके। अब भरोसेमंद है, लोग भरोसा कर लेंगे कि हर किसी को नौकरी सरकारी नौकरी मिल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे 1 करोड़। हमने 50 लाख दिए पिछले 5 साल में, आगे 1 करोड़ देंगे। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इमोशन जब जुड़ता है ना किसी चीज से, तो बहुत ज्यादा लॉजिक में आप मत जाइए। और इमोशन के बहाव में ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ट्रम्प कार्ड है क्योंकि इमोशंस के साथ खेला है। क्योंकि बिहार का जो इमोशन अटैच्ड है इलेक्शन सरकारी नौकरी को लेकर, ये एक तरह से है। जहां तक नीतीश कुमार और एनडीए ने जो एम्प्लॉयमेंट की बात की है, जो रोजगार देने की बात की है, तो रोजगार ऐसा है कि कई जगह रोजगार सरकार के इंड्यूसमेंट से होता है और कई बार बगैर सरकार भी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ही चीज मैं यहां कहूंगा कि ये दोनों मुद्दे जो हैं वो माई का डेफिनेशन, जो लालू प्रसाद, मुझे याद है कि नीतीश कुमार एक बार लालू जी के घर गए थे और कुछ चीज सामान रखा हुआ था, वो उनसे बोले कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो लालू ने कहा था कि नहीं, ये माई के कृपा से आइल बा। ओके, मैं लौटता हूं आप लोगों माई का डेफिनेशन बदल गया है, और पहले माई में हम कहते थे मुस्लिम यादव, अब महिला और युवा और इस पर फोकस भी इस पर नजर आ रहा है। तो कौन सा है इश्यू, कौन सा मुद्दा जो गेम चेंजर इस वक्त हो सकता है, जिसको लेकर के लोग वोट डाल रहे हैं?